बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये जो आपका है बोर मॉडल क्या होता है और बोर ने क्या क्या जम्पशंस ली थी, क्या क्या अभिकल्पनाएं ली थी। सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है बोर के सिद्धांत के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस। क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं बोर के मॉडल की, किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि बोर के मॉडल का क्या एप्लीकेशन होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो बोर का मॉडल है, बोर का जो सिद्धांत है, वो कब एप्लीकेबल होता है। बोर का सिद्धांत एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या फिर आयनों पर ही अप्लाई होगा, मतलब ऐसे परमाणु या ऐसे आयन जिसमें इसके नाभिक के बाहर, नाभिक के चारों तरफ केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उनके लिए हम बोर मॉडल लागू कर सकते हैं। उन्हीं के लिए बोर मॉडल सफलतापूर्वक जो है अप्लाई होता है, लागू होता है। बाकी सब के लिए बोर मॉडल जो है वो फेल हो जाता है। बाकी सारे जो भी परमाणु हैं या आयन हैं उसमें बोर मॉडल अप्लाई नहीं होता है। और बोर मॉडल की सहायता से हम किसी भी कक्ष की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं और रेडबर्ग नियतांक मीन्स रेडबर्ग कांस्टेंट की गणना भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम निकाल सकते हैं, रेडियस, एनर्जी, और उसके साथ में वेलोसिटी वगैरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी किसी भी कोई भी अगर हम कक्ष लेते हैं उसकी क्या गति रहे, उसमें इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी। तो कोई भी स्थायी अवस्था अगर है, स्थायी मीन्स कक्ष है, उसमें उसकी त्रिज्या अगर हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने ये जम्पशन ली थी, ये अभी कल्पनाएं हैं बोर के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्थायी कक्ष बोलते हैं, मीन्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो एक वर्गीकृत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उन वर्गीकृत कक्षाओं की जो त्रिज्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो अगर हम देखें तो उसके लिए जो फार्मूला आता है, कैलकुलेशन सब कुछ करके, कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम देखें तो ये फार्मूला हमें मिलता है। ये फार्मूला क्या है, आर एन मतलब रेडियस, मतलब त्रिज्या ऑफ nth ऑर्बिट। जो nth कक्ष है उसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक एक करके सबको देखेंगे। एन क्या है, ये है कक्ष की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं, या कक्ष की क्रम संख्या होती है। एच जो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है। 4 पाई मीन्स फिक्स वैल्यू रहती है इनकी। एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। जेड जो है जो भी परमाणु होगा या आयन होगा उसका परमाणु क्रमांक होगा। ई जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उसका चार्ज होगा। एन मुख्य क्वांटम संख्या है या कक्ष संख्या है। अगर इसको हम लिखें शॉर्ट फॉर्म में तो ये आ जाती है। हाइड्रोजन के लिए पहले देखते हैं, ये जो इधर दिया हुआ है आपको हाइड्रोजन के लिए, तो स्थायी कक्ष की जो त्रिज्या होगी उसको ये पूरा जो एन स्क्वायर को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 1। जब जेड 1 हो गया तो जेड तो हट गया यहाँ से, ये जेड हट जाएगा, ये वाला जेड जो है वो जेड हट गया। तो उसके बाद क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, जेड हट गया यहाँ से।
तो ये जो एन स्क्वायर को छोड़ के जितना भी पार्ट होता है उसको हम ले लेते हैं ए नोट। तो हमने लिख दिया आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नोट, जहाँ पे ए नोट की मान अगर वैल्यू हम याद करते हैं तो वो आता है 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर के बराबर। तो एक पिकोमीटर कितना है, आपका एक पिकोमीटर हो गया, ये हो गया आपका 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 होता है। तो ये आपका आ गया एक पिकोमीटर। तो डायरेक्ट हम इसी को अप्लाई करेंगे। जैसे हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी अगर इन जनरल हमें लेना है, मतलब कोई भी हो, हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन का जैसा कोई भी आयन हो, तो उसके लिए आर एन हो जाता है 0.529 या फिर 52.9 भी ले सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं तो ये रहता है। तो ये फार्मूला जो है वो एंगस्ट्रॉम में है और इधर वाला जो है ये पिकोमीटर में है, क्योंकि एक पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 2 मीटर के एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये आ गया आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, या फिर इसको पिकोमीटर में लेंगे तो आर एन इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास जगह रिलेशन। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये हमने नीचे दिया हुआ है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड ए नोट। तो अगर इस फार्मूला से देखें, एन का मान जितना ज़्यादा होगा त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी, जेड जितना ज़्यादा होगा त्रिज्या उतनी कम होगी। तो इस तरह से हम त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए, हाइड्रोजन की जो पहली कक्षा होगी उसके लिए जो भाई Z1 हो गया, NV1 हो गया फर्स्ट पहली कक्षा के लिए, तो RN कितना आ गया, ए नोट के बराबर आ गया। ए नोट कितना है 52.9 पिकोमीटर। तो पहली जो कक्षा है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 52.9। तो पहली स्थायी अवस्था जिसको हम बोर कक्षा भी बोलते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोर कक्षा भी कहा जाता है। मतलब जो पहली कक्षा है उसको क्या बोल रहे हैं, बोर कक्षा, जिसकी त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर होती है। तो ये हो गया आपका त्रिज्या। अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम कैसे निकालेंगे। आगे अगर हम देखते हैं, आगे आपको अगर निकालना है हाइड्रोजन व हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर आपको ज्ञात करनी है तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए साधारण फार्मूला है। ये फार्मूला है ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये एन क्या है, एन की पावर 2 है। ये क्या हो गया, एन स्क्वायर है, एन ये स्क्वायर, एन की पावर 2, एच की पावर भी 2 है आपकी। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, ये कोई कन्फ्यूज़न हो उसकी, एन की पावर 2 एच की पावर 2। तो ये आ गया आपके पास। देखो जेड स्क्वायर और जेड और एन की वैल्यू तो डिपेंड करेगी हमारी क्या आयन है उस पर। तो बाकी सबको मिला के एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं आर एच, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी फिक्स मान होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट का जो मान होता है वो हम आगे देखेंगे क्या वैल्यू रहता है। ये 2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल रहता है। तो माइनस जो साइन यहाँ पे आ रहा है एनर्जी में, ई जो है वो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की nth कक्षा में। तो ई का मतलब क्या है, nth कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, वो इस फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। ई एन इज इक्वल टू -RH जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, आर एच को रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और इसका जो मान होता है वो कितना है आपका
जैसे अभी मैंने बताया था RH इजिकल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होता है। तो ये आपके पास इसका मान आ गया। आगे आप अगर देखें, जैसे हाइड्रोजन के लिए अगर हमें हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो प्रथम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी भाई। ये फार्मूला है हमारे पास, En इजिकल टू, क्या फार्मूला था, En इजिकल टू -RH Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। तो Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर ये वाला फार्मूला है, और ये आपका फार्मूला है En का, इसको ही हम यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ किया तो Z क्या हो गया हाइड्रोजन के लिए, परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 है, Z 1 है, और पहली कक्षा के लिए N भी क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब En कितना हो जाएगा, En आपका आ जाएगा -RH के बराबर। और RH का मान मैंने आपको अभी बताया है, ये RH कितना है, RH है आपका 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। तो आपके पास ये आ गई, En कितनी आ गई, -2.18 × 10⁻⁻18 जूल। और ये अगर हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो उसको हम क्या करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई जैसे हम यहाँ पे देखें, ये कितना है, 2.18 × 10⁻⁻18, ये आ गया आपके पास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा कितना रहता है, 10⁻⁻19। तो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग कर देंगे तो वहाँ से आपको एक बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो मान होगा इसका वो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चाहे कोई भी वैल्यू दी हो, एक ही बात है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा कर दो। तो जो सबसे कम ऊर्जा वाली जो कक्षा होती है, अवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं तलस्थ अवस्था, ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या है, तलस्थ अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है। सबसे कम ऊर्जा वाली जो अवस्था है वो क्या हो गई, तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का हाइड्रोजन की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। आगे अगर हम देखें, अगर हमें गति ज्ञात करनी है इन कक्षाओं में, गति अगर हमें इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करनी है तो उसके लिए जो सूत्र रहता है वो है UN इजिकल टू 2π² Z/NH। भाई Z और N को हटा के हाइड्रोजन अगर हम ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन Z क्या हो गया, हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया यहाँ, इसलिए Z हमने गायब कर दिया। और U1 जो होगा वो U1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे U1 आपका हो जाएगा, U1 ये आपका रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा भाई, N को हटा के जितना भी है वो सब U1 हो जाएगा। U1 इजिकल टू ये हो गया 2π² 2π² डिवाइडेड बाई H, ये आ गया आपके पास। तो U1 क्या है, U1 आपका हो गया, U1 इजिकल टू 2π² डिवाइडेड बाई H। इसको आप साइड में लिख सकते हो, ये आ गया। और U1 का जो मान है वो है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको U1 का मान दिया है। U1 क्या है, हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति
क्योंकि जब Z1 रख दिया N1 रख दिया तो वो UN क्या हो गया, U1 हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो हो जाएगी 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें देख सकते हैं फार्मूला में, ये ऊपर जो हमें फार्मूला गिवन है, भाई ये वाला जो फार्मूला है, या फिर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे सभी आयन के लिए अगर हम देखते हैं, ये जो फार्मूला है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे हाइड्रोजन हो या चाहे हाइड्रोजन जैसा कोई भी आयन है। तो अब इससे देखें तो Z जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा UN का मान होगा, N जितना ज़्यादा होगा उतना कम UN होगा। तो मतलब Z परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उसकी गति होगी, और N जितना नाभिक से जितना ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन उसकी गति उतनी कम रहेगी। आगे अगर हम देखें कि यहाँ पे हम जो ऊर्जा ले रहे हैं वो माइनस में क्यों ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको बताया है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब ऊर्जा का मान शून्य लिया जाता है। भाई हम क्या मान रहे हैं कि जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया तब उसका ऊर्जा का मान कितना है, 0 है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुख्य संख्या मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या n = की स्थायी अवस्था से संबंधित होता है, मतलब वो n = में चला जाता है, तथा जो परमाणु बचेगा, हाइड्रोजन जो बचेगा वो क्या होगा, जो आयनिक परमाणु हाइड्रोजन होगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकल चुका होगा, उसका आयनाइजेशन हो चुका होगा, आयनीकरण हो चुका होगा उसका, तो वो आयनित हाइड्रोजन हो जाएगा। और कोई भी ऊर्जा का स्तर है वहाँ से n = तक ले जाने में जितनी एनर्जी का परिवर्तन आता है उसको क्या बोलते हैं, हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। भाई सपोज हमें जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो n = 2 सेकेंड कक्षा में है, उसको हम क्या लेगा, n = पे लेगा, तो 2 से इन्फिनाइट पे गया, इसमें जो भी ऊर्जा का परिवर्तन आया वो उसकी क्या हो गई, वो उसकी हो गई आयनाइजेशन ऊर्जा। या ग्राउंड स्टेट से भी ले जा सकते हैं, भाई ये क्या हो सकता है, n = 1 भी हो सकता है। तो ग्राउंड स्टेट से अगर इन्फिनाइट पे ले जा रहे हैं तो वो ग्राउंड स्टेट की आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। तो जैसे आगे अगर हम देखें, आगे हमारा जो हेडिंग है वो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है। जो ऋणात्मक चिन्ह है उसका यह अर्थ है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से कम होती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अगर स्वतंत्र होगा, परमाणु से बाहर होगा, तो उसकी ऊर्जा जो होगी ज़्यादा होगी, और जब वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, मतलब निकलेगी। इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं। स्थिर या रेस्ट अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक से अनंत दूरी पर होता है। मतलब जो नाभिक से बहुत दूर होगा, अनंत दूरी पे होगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जिस स्थिति में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी बल नहीं लग रहा होगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा होगा, तो अनंत दूरी पर जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और उस अवस्था में ऊर्जा का जो मान होगा वो शून्य होगा। जब वो नाभिक के पास आएगा तो ऊर्जा निकलेगी, तो ऊर्जा का मान जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो वो आता है हमारे पास बोर के मॉडल की कुछ सीमाएं थीं, कुछ उसमें गलतियां रह गई थीं, वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब क्या उसकी सीमाएं थीं, लिमिटेशंस थीं, उसको अगर हम देखें वन बाय वन तो क्या क्या लिमिटेशंस उसकी हैं। तो अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन के जैसे आयंस के लिए बोर मॉडल ने जो
बोर ने जो मॉडल दिया, परमाणु मॉडल दिया, वो बहुत शानदार था। उसने बहुत सारी चीज़ें बताई जो बिल्कुल सही थी। एक्सपेरिमेंट करने पे भी वही मान हमें ज्ञात हुए, मतलब वही वैल्यूज़ हमारे पास आई। जैसे क्या, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे ऑर्बिट का रेडियस हो, चाहे वो एनर्जी हो, उनमें कोई ऐसा खास एरर नहीं था, गलती नहीं थी। ज़्यादातर सभी चीज़ें सभी ठीक थी। तो मतलब जो बोर का परमाणु मॉडल है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे नाभिक के लिए बहुत शानदार था, उनके लिए बहुत अच्छी उसने एक्सप्लेनेशन दी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दिया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से बेहतर है था। हाइड्रोजन परमाणु तथा इसके जैसे अन्य आयन, जैसे क्या है He+, Li, ये Li2+ होगा, Li2+, Be3+ इत्यादि के रेखा स्पेक्ट्रम और स्थायित्व की व्याख्या कर सकता था, लेकिन बोर का मॉडल निम्न बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सकता था। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जो भी एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन होंगे, उसके लिए हाइड्रोजन बोर का जो मॉडल था वो बहुत शानदार था, उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतें थीं। सबसे पहली तो दिक्कत यही है कि बोर का मॉडल केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं पर ही लगता है या आयनों पर ही लगता है। ऐसे आयन जिसमें या ऐसे परमाणु जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, उनके लिए हम बोर के मॉडल को नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे क्या हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, लिथियम, Li+ इत्यादि। मतलब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी परमाणु या आयन होंगे, उनकी ये व्याख्या नहीं करता है, उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो होगा पर मॉडल, अगर हम बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु लेते हैं तो उसमें नाभिक के बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉन के वितरण और उनकी व्यवस्था की कोई व्याख्या नहीं कर सकता था। मतलब जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन अगर होंगे परमाणु में, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होगा, कक्षाओं में क्या उसकी व्यवस्था होगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट किस तरह से होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया उसने। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, जहाँ एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए ये टोटल फेलियर था। और दूसरा, आगे अगर हम देखें, आगे थर्ड पॉइंट जो है, फिर से वही है, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण, मतलब दो परमाणुओं इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। मतलब तीनों पॉइंट जो है एक तरह से ये क्या है आपका, ये वो केसेस हैं जिसमें परमाणु या आयन में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, तो उस अवस्था में बोर का मॉडल अप्लाई नहीं होगा। आगे अगर हम देखें, फोर्थ पॉइंट जो है, परिष्कृत स्पेक्ट्रम टेक्निक द्वारा जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में सूक्ष्म संरचना डबलेट जो है हमें प्राप्त हुए। तो जो स्पेक्ट्रमिक तकनीक जो थी, फाइन स्पेक्ट्रा जिसको हम बोलते हैं, जो इसमें पास पास स्थित दो रेखाएं होती हैं। भाई क्या होगा, जैसे जो भी स्पेक्ट्रम होता है उसमें दूर दूर रेखाएं हो गई, एक तो ये हो गई, जैसे ये हो गई। और इसमें क्या होता है, आपस में भी पास पास में दो रेखाएं होंगी, ये दो हो गई, ये दो हो गई। अब वो इन दोनों को तो बता रहा है, भाई एक ये हो गई, पूरा एक मान रहा है, उसको समझा पा रहा है, इसको समझा पा रहा है, इसको भी समझा पा रहा है, इसको भी समझा पा रहा है। लेकिन ये जो एक साथ दो हैं, उनको बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
अब ये रेखाएं क्या होती हैं वो आगे हम देखेंगे स्पेक्ट्रा में। स्पेक्ट्रा क्या होता है भाई, जो किरणें होती हैं, विकिरण की जो किरणें होती हैं उनको हम अरेंज करते हैं आवर्ती या फिर तरंग दैर्ध्य के अनुसार, तो उससे एक ऑर्डर आता है, उसी को स्पेक्ट्रा हम बोलते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं वो सब। तो मोटा मोटी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डबलेट जो सूक्ष्म संरचना थी, मीन्स फाइन स्पेक्ट्रा था, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अर्थात पास पास इससे दो रेखाओं की व्याख्या करने में विफल रहा। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ था। मतलब भाई हाइड्रोजन का फाइन स्पेक्ट्रा जो था, जो सूक्ष्म संरचना थी, उसको भी ये नहीं समझा पाया, और अन्य परमाणुओं के लिए के स्पेक्ट्रा जो होंगे उसकी भी व्याख्या ये नहीं कर पाया। इसके बाद अगर हम देखें बोर का जो सिद्धांत था, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन, मतलब जो जो रेखाएं थी वो बट गई थी, उनका जो विपाटन था मतलब बटना था, जिसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट, जीमन प्रभाव, और विद्युत क्षेत्र में उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन, जिसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। मतलब विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसका वो बट रही हैं रेखाएं तो उसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में बटेंगी तो उसको हम बोलेंगे, तो ये हो गया आपका जीमन इफेक्ट। विद्युत में चुंबकीय क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र में जो होगा उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, स्टार प्रभाव। तो इन दोनों की व्याख्या करने में भी विफल रहा बोर मॉडल। तो ये एक और उसका साइड इफेक्ट रहा, मतलब त्रुटि रही, एक तरह से एरर रहा इस पे, कि ये स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव और जीमन प्रभाव को नहीं समझा पाया। मतलब जो विद्युत क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसमें स्पेक्ट्रमिक रेखाओं का जो विपाटन होगा उसको ये नहीं समझा पाने में असक्षम था। छठा पॉइंट अगर हम देखें, 6 पॉइंट, तो बोर का जो मॉडल था वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध था। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल की, सूक्ष्म कण की अगर हमें गति पता होगी तो हम उसकी स्थिति क्या किस पोजीशन पे है वो नहीं बता सकते सही से। अगर हमें उसकी स्थिति पता होगी, पोजीशन पता होगी, तो उसकी हम गति नहीं बता सकते। लेकिन बोर मॉडल में अगर हम देखें तो गति के लिए भी और कि किस कक्षा में होगा उसको भी हम बता सकते हैं और उसकी गति भी बता सकते हैं। तो ये बोर मॉडल था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के विरुद्ध था, उसको फॉलो नहीं करता था। अब आगे अगर हम देखें, जो बोर का मॉडल है वो डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी। मतलब उसने डी ब्रोगली के बारे में कुछ, जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि वो उसको यूज़ कर रहा था। जबकि बोर ने डी ब्रोगली के सिद्धांत से प्रतिपादित परिणाम की कल्पना पहले ही कर ली थी। मतलब जो बोर मॉडल होता है वो यही होता है, डी ब्रोगली MUR=NH/2π, उसी से आता है ये। मतलब डी ब्रोगली के सिद्धांत से, डी ब्रोगली सिद्धांत ये तो नहीं होता है, लेकिन उससे इसी से आएगा वो। आगे हम देखेंगे कि डी ब्रोगली सिद्धांत क्या होता है। तो डी ब्रोगली के सिद्धांत का जो कंक्लूजन है उसको तो यूज़ कर लिया, लेकिन क्यों यूज़ कर रहा है उस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था। तो काफ़ी सारी समस्याएं थीं, बहुत सारे मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी थे, सभी कुछ था।
कुल मिला के कुछ चीज़ों को, कुछ अच्छी बातें भी थीं, कुछ गलत बातें भी थीं, इसमें कमियां भी थीं, तो सब मिला के इन टोटल अगर हम देखें तो मतलब ये